इवनिंग फ्रेंड्स, आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे ईरान से। ईरान ने अपना सबसे भारी अंतरिक्ष पेलोड सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। 300 किलोग्राम वजन वाले इस पेलोड में फख्र एक टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट और समन वन स्पेस टैग शामिल है। समन एक ऑर्बिटल ट्रांसमिशन सिस्टम है। ये लॉन्च शुक्रवार को घरेलू स्तर पर विकसित सैटेलाइट कैरियर से सफलता के साथ किया गया है। ये पेलोड सैटेलाइट्स को निचली कक्षाओं से ऊपरी कक्षाओं में ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये लॉन्च सैटेलाइट को ऊपरी कक्षाओं में स्थानांतरित करने की दिशा में एक ऑपरेशनल कदम है। इस सिस्टम को पहली बार फरवरी 2017 में एक समारोह में पेश किया गया था और इसका परीक्षण 2022 में किया गया था। ईरान का ये लॉन्च उसके इसी कार्यक्रम का नवीनतम संस्करण है, जिस पर पश्चिम का आरोप है कि इससे तेहरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में सुधार होगा। अमेरिका और पश्चिम की ओर से बार बार कहा गया कि ईरान के इस लॉन्च का परमाणु मिसाइल बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। ईरान के इस लॉन्च का समय इसलिए भी खास है क्योंकि फिलहाल इसकी इजराइल और अमेरिका से तनातनी चरम पर है। इन पेलोड को स्वदेशी सिमोर्ग सैटेलाइट कैरियर का उपयोग करके लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च सिनान प्रांत में इमाम खुमैनी लॉन्च बेस से किया गया है। सिमोर्ग एक 2 चरणों वाला लिक्विड फ्यूल वाला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसे ईरान के रक्षा मंत्रालय ने विकसित किया है। ईरान ने इसी साल सितंबर में बताया था कि उसने घाम 100 कैरियर का उपयोग करके चमरान एक रिसर्च सैटेलाइट को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है। घाम 100 का निर्माण रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के एरोस्पेस डिवीजन द्वारा किया गया है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने बार बार ईरान को ऐसे लॉन्च के खिलाफ चेतावनी दी है। उनका तर्क है कि सैटेलाइट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक को बैलिस्टिक मिसाइलों पर लागू किया जा सकता है। ये मिसाइलें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हो सकती हैं। ईरान इस बात से इनकार करता है कि वो परमाणु हथियार चाहता है। उसने लगातार कहा है कि उसके सैटेलाइट और रॉकेट लॉन्च नागरिक रक्षा एप्लीकेशन पर केंद्रित है। रूस और ईरान की साझेदारी भी पश्चिम का ध्यान खींच रही है। पिछले महीने ही रूस ने 55 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। इनमें ईरान में बने 2 सैटेलाइट कोसवार और होदू भी शामिल थे। ये दोनों देशों के बीच गहरे राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संबंधों को दर्शाता है। ईरान ने रूस की यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में हथियार देकर भी मदद की। रूस से भी ईरान को कई स्तर पर मदद मिल रही है। ये बात करें बांग्लादेश की। नई दिल्ली के साथ तनाव के बीच बांग्लादेश ने अब भारत के खिलाफ खतरनाक खेल शुरू किया है। बांग्लादेश ने तुर्की से खरीदे बायरक्तार TB2 ड्रोन को भारत की सीमा पर तैनात कर दिया है। तुर्की का ये जासूसी ड्रोन अब भारतीय सीमा पर नजर रख रहा है। बांग्लादेश के इस कदम के बाद भारत अलर्ट हो गया है। उसने सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सेना ने सीमा के करीब बायरक्तार TB2 ड्रोन की तैनाती की रिपोर्ट की पुष्टि की है। तुर्की का TB2 ड्रोन जासूसी करने के साथ ही हल्का हमला करने में भी सक्षम है। इन दोनों का संचालन बांग्लादेश की सेना खुफिया निगरानी और टोई मिशनों के लिए करती है। ऐसे में बांग्लादेश सेना की इस तैनाती के बाद पहले से जारी तनाव और बढ़ने की आशंका है। भारत ने संवेदनशील क्षेत्र में ऐसे उन्नत ड्रोनों की तैनाती के रणनीतिक महत्व को नजरअंदाज नहीं किया है। इसके साथ ही भारत ने तैयारी भी शुरू कर दी है। इन ड्रोन की तैनाती ऐसे समय हुई है खुफिया जानकारी से सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि का संकेत हुआ है। खुफिया जानकारी से पता चला कि शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान दबाए गए चरमपंथी सीमा के नज़दीकी इलाकों में फिर से पैर जमा रहे हैं। इंडिया टुडे ने एक अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में बताया कि हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत विरोधी तत्वों में उछाल देखा गया है। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने इस साल की शुरुआत में तुर्की से TB2 ड्रोन खरीदे थे। बांग्लादेश ने 12 ड्रोन का सौदा किया था, जिसमें 6 का संचालन शुरू हो चुका है। इसने बांग्लादेश की निगरानी और हल्के हमले में संचालन की उसकी क्षमता को बढ़ाया है। बांग्लादेश के TB2 ड्रोन तैनाती को लेकर भारतीय सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर हैं और ताज़ा तैनाती का बारीकी से आकलन कर रहे हैं। इस बीच भारतीय सशस्त्र बल इसके जवाब में इसराइल से खरीदे हेरोन TB ड्रोन तैनात करने पर विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन विरोधी अभियान तेज करने का विकल्प भी है। भारत के पास इसराइल से खरीदे गए हेरोन ड्रोन है, जिनकी वर्तमान क्षमता लगभग 24 घंटे है। यह ड्रोन लगभग 200 से 250 किलोमीटर तक लाइव वीडियो और तस्वीरें भेज सकता है। हालांकि सेटेलाइट से जुड़े होने के साथ उनके पास ट्रांसमिशन की लगभग असीमित रेंज होगी। हेरोन के अलावा भारत के बाद अमेरिका से हासिल MQ-9B ड्रोन भी हैं। ये दूसरी खबर भी जो है बांग्लादेश से निकल कर आ रही है। बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा से जुड़े बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश BGB ने बेहद उकसावे भरी कार्रवाई करते हुए भारतीय सीमा के अंदर प्रवेश किया है। BGB ने गुरुवार 5 दिसंबर को असम के श्रीभूमि जिले में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुशियारा नदी के पास चल रहे एक मंदिर के जीर्णोद्धार के काम को रोकने की कोशिश की। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने यह हरकत ऐसे समय में की है जब दोनों पड़ोसियों के बीच पहले से ही तनाव बढ़ा हुआ है। श्रीभूमि में कुशियारा विसर्जन घाट के पास मनसा देवी का मंदिर है, जो कमज़ोर हालत में होकर गिर गया था। हाल ही में असम सरकार ने इसके जीर्णोद्धार के लिए 3 लाख रुपए आवंटित किए थे।
गुरुवार को ही इस मंदिर के जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ था, जिसके बाद बांग्लादेश के सिलट डिवीजन से बीजीबी के जवानों ने एक टीम ने प्रक्रिया के दौरान हस्तक्षेप किया। रिपोर्ट बताती है कि बांग्लादेश के सिलट डिवीजन के जाकीगंज पॉइंट से बीजीबी के जवान स्पीड बोट पर सवार होकर श्रीभूमि पहुंचे। भारतीय सीमा में पहुंचने पर उन्होंने बंदूकों को मरम्मत का काम रोकने का निर्देश दिया। इस दौरान सीमा पर तैनात भारत के सीमा सुरक्षा बल के जवानों से बीजीबी के अधिकारियों का सामना हुआ। शाम को श्रीभूमि सीमा पर बीएसएफ और बीजीबी के अधिकारियों के बीच कमांडर स्तर पर फ्लैग मीटिंग हुई। इस दौरान बीएसएफ अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जीर्णोद्धार का काम मौजूदा मंदिर से संबंधित था और इसका भारत बांग्लादेश तनाव से कोई संबंध नहीं था। चर्चा के बाद मुद्दा सुलझा लिया गया और बीएसएफ ने मंदिर अधिकारियों को जीर्णोद्धार का काम जारी रखने के लिए अधिकृत कर दिया। श्रीभूमि जिले में भारत बांग्लादेश के साथ 94 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जिसमें 43 किलोमीटर नदी से लगती है। इसके अलावा श्रीभूमि शहर में सीमा का 4 किलोमीटर हिस्सा बना बाढ़ के है। नवीनीकरण के काम को मंजूरी मिल गई है, आगे भी काम जारी रहने की उम्मीद जताई गई है। तो स्थानीय अधिकारियों ने इस मामले में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों पर असर नहीं पड़ने की बात कही है। आइए हम बात करें चीन की। चीन बीते कुछ वर्षों से अपना परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने पर काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहा है। इसी कड़ी में आगे बढ़ने के लिए उसने चांगबियाओ को अपना खास ठिकाना बनाया है। पूर्वी चीन सागर में स्थित चांगबियाओ बीते कुछ समय तक काफ़ी हद तक निर्जन द्वीप था, लेकिन हाल के वर्षों में चीनी सरकार ने यहाँ परमाणु रिएक्टर परियोजना फास्ट ब्रीडर खड़ी की है। ये क्षेत्र की 2 न्यूक्लियर यूनिट में से एक है। इस पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का दावा है कि यह नागरिक उद्देश्यों के लिए है। दूसरी ओर पश्चिमी अधिकारियों का मानना है कि यह छोटा द्वीप बीजिंग के बढ़ते परमाणु शस्त्रागार का केंद्र बन सकता है। ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एडमिरल सर टोनी राडाकिन ने चीन के बढ़ते खतरे पर चेतावनी देते हुए कहा कि दुनिया तीसरे परमाणु युग में प्रवेश कर चुकी है। चीन तेजी से अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहा है। इसके जल्द ही रूस और अमेरिका के बराबर पहुंचने का अनुमान है। पश्चिमी अफसरों का कहना है कि चीन की बढ़ती ताकत वैश्विक परमाणु महाशक्तियों का संतुलन बिगाड़ सकती है। सर टोनी ने चीन और रूस के अलावा ईरान और उत्तर कोरिया से भी खतरा कहा है। विशेषज्ञों को डर है कि एक बार चालू होने के बाद चीन के इन दोनों फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों का उपयोग हथियार ग्रेड प्लूटोनियम के उत्पादन के किया जाएगा। इससे परमाणु मिसाइलों का निर्माण भी किया जा सकता है। पश्चिमी सुरक्षा अधिकारियों के लिए सबसे ज़्यादा चिंताजनक यह है कि रूस रिएक्टरों को संचालित करने के लिए आपूर्ति प्रदान करके चीन की परमाणु क्षमताओं का विस्तार करने में केंद्रीय भूमिका निभा रहा है। रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा निगम रोसाटॉम ने चीन को ईंधन भेजा है, जो चांगबियाओ में चीन के फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों के संचालन के लिए आवश्यक है। रोसाटॉम ने चीन के परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों के निर्माण सहित मौजूदा परियोजनाओं में सहयोग का विस्तार करना है। चीन ने अपने अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम का आधुनिकीकरण किया है, जिसका उपयोग परमाणु हमले करने के लिए किया जा सकता है। आईसीबीएम को संग्रहित करने के लिए डिज़ाइन किए गए 3 नए साइलो फील्ड पर निर्माण शुरू किया है और 2 फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों को पावर ग्रिड से जोड़ने की प्रक्रिया में है। अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार चीन अपने नए CFRS 600 रिएक्टरों का उपयोग अन्य परमाणु पुनर्संस्थान सुविधाओं के साथ साथ अपने तेजी से बढ़ते शस्त्रागार के लिए प्लूटोनियम का उत्पादन करने के लिए कर सकता है। पहला ब्रीडर इसी साल अप्रैल में अपनी क्षमता के लगभग 50% पर शुरू हुआ। इस साल के अंत तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा। दूसरे के साल 2026 में कभी भी चालू होने की उम्मीद है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक परमाणु रिएक्टर है जो मूल रूप से खपत किए जाने वाले परमाणु ईंधन की तुलना में अधिक प्लूटोनियम उत्पन्न करने के लिए तेज न्यूट्रॉन का उपयोग करता है। इससे अल्ट्रा शुद्ध प्लूटोनियम 239 का उत्पादन हो सकता है, जो परमाणु हथियारों में उपयोग के लिए आदर्श है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रत्येक रिएक्टर हर साल लगभग 200 किलोग्राम हथियार ग्रेड प्लूटोनियम का उत्पादन कर सकता है, जो 50 परमाणु वारहेड के लिए पर्याप्त है। हालांकि फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों में उत्पादित प्लूटोनियम का उपयोग सीधे परमाणु हथियारों के लिए नहीं किया जा सकता, उन्हें पहले संसाधित किया जाता है। आइए हम बात करें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में। ज्ञानवापी मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका में दखल याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद कमेटी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने की मांग के परिणाम गंभीर और दूरगामी होंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती देते हुए मुख्य अर्जी बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने 2020 में दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2021 में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। इस मामले में केंद्र सरकार ने अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट कई बार केंद्र को इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दे चुकी है।
इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच के सामने पेंडिंग है। मामले में अश्विनी उपाध्याय की अर्जी के बाद इस अधिनियम को चुनौती देने वाली कुछ और याचिकाएं भी दायर की गई है। 1991 की इस एक्ट में प्रावधान है कि 15 अगस्त 1947 को पूजा स्थलों या अन्य धार्मिक स्थलों की जो स्थिति है वह बनाए रखा जाए, और यह एक्ट धार्मिक स्वरूप को बदलने जाने की मांग करने वाले मुकदमों को प्रतिबंधित करता है। अपनी दखल याचिका में ज्ञानवापी मैनेजमेंट कमेटी ने कहा है कि वह इस तरह के कई मामलों में दाखिल सूट के पक्षकार हैं और एक हितधारक हैं। उनकी ओर से दाखिल याचिका में कहा है कि कई मुकदमे दायर किए गए हैं जो 1991 अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत निषेध के बावजूद मस्जिद को हटाने का दावा करते हैं। उन तमाम मामलों में पक्षकार हैं। एक्ट की धारा 3 के मुताबिक किसी भी पूजा स्थल को किसी अन्य पूजा स्थल में परिवर्तित करने पर प्रतिबंध लगाता है। वहीं धारा 4 कहता है कि 15 अगस्त 1947 को पूजा प्रार्थना स्थल का जो धार्मिक स्वरूप जैसा था वैसा ही बना रहेगा। फिलहाल वाराणसी जिला अदालत में 20 सिविल सूट दायर किए गए हैं जो मस्जिद को 1991 अधिनियम के तहत दी गई सुरक्षा को समाप्त करने और उसे हटाने की मांग कर रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने कहा है कि मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ ऐसे मुकदमे 1991 अधिनियम की गलत व्याख्या पर आधारित है। मस्जिद कमेटी ने कहा कि वह प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए दखल आवेदन दाखिल करने के लिए विवश है, क्योंकि 1991 एक्ट और इसके लागू होने के उद्देश्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। इन मुकदमों में मुझे तय होने से पहले ही मस्जिदों का सर्वेक्षण या ASI निरीक्षण कराने के लिए अंतिम निर्देश मांगे जा रहे हैं। इस दौरान याची कमेटी ने राम मंदिर मामले में दिए गए फैसले का हवाला दिया और कहा कि राज्य का यह दायित्व है कि वह संविधान के तहत धर्मनिरपेक्षता की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करे। मस्जिद कमेटी ने हाल ही में यूपी के संभल की घटना का भी याचिका में जिक्र किया और कहा कि वहाँ शाही जामा मस्जिद के सर्वे की इजाज़त देने के बाद हिंसा भड़की है। आवेदन में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से मांगी जा रही सर्वे की इजाज़त के कारण देश भर में विवाद उत्पन्न होंगे और इससे सांप्रदायिक सद्भाव को खतरा होगा, साथ ही रूल ऑफ लॉ को खतरा होगा। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.